जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी। ठीक है, आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है एग्ज़ाम 2024-25 के लिए। यह क्लास 2025 ठीक है 2026 2027 के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी में पेपर का नाम है आपके हिंदी काव्य। ठीक है, हिंदी काव्य दोस्तों, और ये क्लास 2 है आपका। इसके पहले मैंने एक क्लास कराया है, और जो क्लास कराया है बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का लिखित क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप लोग जा करके जिन बच्चों का और जिन बच्चियों का लिखित एग्जाम है तो जा करके लिखित क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। ठीक है, और जिन छात्र छात्राओं का दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इस क्लास में बने रहेंगे, और जिनका लिखित एग्जाम है वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे नोट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, चलिए टॉप 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर विथ की पॉइंट्स। ठीक है, की पॉइंट्स आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। चले यहाँ पर जितने भी कॉलेज दिए गए हैं साथियों, यदि आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या इस कॉलेज से संबंधित कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य यदि आपका है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चले साथियों, इसमें हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा गया है। देखें, पहला प्रश्न पूछा गया है निराला जी की प्रथम कविता कौन सी है। निराला जी की प्रथम कविता है जूही की कली। ठीक है, अच्छा, जूही की कली कब प्रकाशित हुई थी ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, लंबे समय तक निराला की प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध जूही की कली शीर्षक कविता, जिसका रचना काल निराला ने स्वयं 1916 में ईस्वी में बतलाया था। ठीक है, वस्तुतः 1921 के आसपास लिखी गई थी। ठीक है, निराला जी ने जो जूही की कली है इसको 1921 के आसपास लिखा था इन्होंने, लेकिन 1922 में पहली बार ये प्रकाशित हुई थी जूही की कली। ठीक है, प्रकाशन वर्ष भी पूछता है साथियों, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो मैं की पॉइंट्स पढ़ूंगा, ये जो की पॉइंट्स पढ़ाऊंगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या तो फिर पुराने हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि आप सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। ठीक है, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस मॉडल पेपर को आगे अपने व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करेंगे, जो भी दोस्त आपके साथ जुड़े होंगे। ठीक है, चलें, इसमें आपको बता दूं दोस्तों 75 क्वेश्चन है, लेकिन अगर की पॉइंट्स मिला दिया जाए तो आपका लगभग 110 120 क्वेश्चंस के आसपास चला जाएगा। ठीक है, चले दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तुलसीदास के गुरु का नाम था, तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा गया है सूर सागर का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग है। तो सूर सागर, ठीक है, सूर सागर का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग भ्रमर गीत है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर देखेंगे साथियों आप लोग, सूर सागर का भ्रमर गीत प्रसंग सबसे चर्चित है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश ने ज्ञानी उद्धव को प्रेमी एवं भक्त बना दिया है। ठीक है, चलें चौथा प्रश्न देखेंगे आपका, इसमें क्या पूछा गया, सूरदास किस काल के कवि हैं। तो जो सूरदास जी हैं ये भक्ति काल के कवि हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, भक्ति काल में आप लोग यहाँ पर की पॉइंट्स देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ऐसे जो भी की पॉइंट्स है आपको मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, डाउनलोड करके आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, चले की पॉइंट्स है साथियों, जो भक्ति काल है, भक्ति काल में दो शाखाएं होती हैं, एक सगुण भक्ति शाखा, एक निर्गुण भक्ति शाखा। ठीक है, तो सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, नंददास हैं, कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं, कुंभन दास हैं, चतुर्भुज दास जी हैं, छित स्वामी जी हैं, गोविंद स्वामी जी हैं, हित हरिवंश जी हैं, गदाधर भट्ट जी हैं, मीराबाई हैं। ठीक है, स्वामी हरिदास जी हैं, सूरदास मदन मोहन जी हैं, श्री भट्ट जी हैं, व्यास जी। ठीक है, रसखान है, ध्रुवदास, चैतन्य महाप्रभु और रहीमदास, ये सभी सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगर केवल पूछेगा कि भक्ति काल के कवि कौन है तो इनमें से किसी का भी नाम दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे।
चले 5वां प्रश्न आपका पूछा गया है, सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांक लिया है, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें प्रश्न नंबर 6 आपका देखेंगे क्या पूछा गया है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य जी ने कहा। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले आपको मैं इसमें बता दूं साथियों, वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा के वह आधार स्तंभ हैं जिन्होंने साधना के लिए पुष्टि मार्ग से परिचित करवाया। ठीक है, जिन्होंने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज बनाया। 7वां प्रश्न आपका पूछा गया, तुलसीदास का जन्म स्थान है, तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ है? राजापुर में है। ठीक है, राजापुर, सी ऑप्शन आपका राइट है। राजापुर ये उनका गांव था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें की पॉइंट्स देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर में संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, और माता का नाम क्या था? हुलसी देवी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले 8वां प्रश्न आपका पूछा गया है, कबीर के गुरु का नाम है, कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, इनमें से कौन सा कवि ज्ञानमार्गी शाखा का है? कबीरदास जी, रहीम जी, तुलसीदास या जायसी? बताइए कौन से कवि हैं जो ज्ञानमार्गी शाखा के हैं? तो साथियों जो कबीरदास हैं ये ज्ञानमार्गी शाखा के हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, ज्ञानमार्गी शाखा के कवि कौन कौन से हैं? ठीक है, ध्यान रखेंगे, कबीरदास हैं, नानक हैं, रैदास जी हैं, दादू दयाल जी हैं, सुंदरदास जी हैं, मलुकदास जी हैं। ठीक है, इस शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी थे और नाम की उपासना करते थे। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 10 आपका इसमें पूछा गया है, नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1965 में नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? तो यह काव्य संकलन धूमिल जी का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले अब ध्यान देंगे, यहाँ पर संसद से सड़क तक धूमिल का पहला काव्य संग्रह है। ठीक है, इस काव्य संग्रह में 25 कविताएं हैं जिनमें मोचीराम, नक्सलबाड़ी कविता और पटकथा आदि प्रसिद्ध कविताएं हैं। चले 12वां प्रश्न आपका पूछा गया है, मोचीराम कविता के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं धूमिल। अभी मैंने आपको की पॉइंट्स पढ़ाया, देखिए अगर आप की पॉइंट्स मिस करेंगे तो जान लीजिए बहुत बड़ी गलती करेंगे। की पॉइंट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है बाबू, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें 13 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, रोटी और संसद कविता किसकी है? रोटी और संसद कविता धूमिल जी की है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब चलिए धूमिल जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ध्यान रखेंगे। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में 3 आदमियों का जिक्र किया है। सुदामा पांडे। धूमिल का जन्म 9 नवंबर 1936 को उत्तर प्रदेश वाराणसी के निकट गांव खेवली में हुआ था। हिंदी की समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में से एक हैं। देखिए आपके जितने भी कवि हैं उन कवियों के जन्म और मृत्यु के बारे में पूछता है और उनका पूरा नाम पूछता है। ठीक है, तो धूमिल जी का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जन्म इनका 9 नवंबर 1936 को हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी के निकट खेवली गांव में। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया साथियों, गीत फरोश कविता किसकी है? गीत फरोश कविता भवानी प्रसाद मिश्र की है। ठीक है, जो गीत फरोश कविता है इसको भवानी प्रसाद मिश्र ने 1956 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा गया है, भवानी प्रसाद मिश्र किस धारा के कवि हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। भवानी प्रसाद मिश्र किस धारा के कवि हैं? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल प्रयोगवाद के कवि हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ कविता किसकी है? तो यह कविता है गोपाल दास नीरज का। डी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, मैं नहीं दिखता तिमिर का छोर कविता किसकी है। तो ये जो कविता है गोपाल दास नीरज जी का है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है, किस काल को वीरगाथा काल नाम से जाना जाता है। बताइए आप सभी लोग। तो आदि काल को, ठीक है, आदि काल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलें की पॉइंट्स में ध्यान रखेंगे साथियों। ठीक है, ध्यान रखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। आदिकाल कब से कब तक रहा है, 1050 से 1375 ईस्वी तक। ठीक है, इस समय का साहित्यिक मुख्यतः 4 रूपों में मिलता है। ठीक है, इस समय का जो साहित्य है वो मुख्यतः 4 रूपों में मिलता है। पहला है सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है चारणी साहित्य और चौथा है प्रकीर्णक साहित्य। चलें प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, रामचरितमानस की भाषा क्या है। भोजपुरी है, प्राकृत है, ब्रजभाषा है या अवधी है। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वह अवधी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, गोरखनाथ के गुरु का नाम है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, गोरखनाथ की काव्य भाषा है। गोरखनाथ की काव्य भाषा अपभ्रंश है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, 22 नंबर प्रश्न है, बहुत कठिन है डगर पनघट की का अर्थ है। ठीक है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है पानी भरने जाने का मार्ग है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करके चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखें व्याख्या है इसकी, एक स्त्री के लिए कहीं दूर जगह से पानी भरकर घड़े को कंधे या सिर पर रखकर अकेले ही लाना बहुत कठिन होता है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है, अमीर खुसरो के गुरु का नाम है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 है, अमीर खुसरो को अमीर का खिताब किसने दिया। अमीर खुसरो को अमीर का खिताब जलालुद्दीन ने दिया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। मैथिल कोकिल विद्यापति जी को कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, सूरदास का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। सूरदास का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरसागर है। ठीक है, सूरसागर है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आपका इसमें पूछा गया है, अज्ञेय की मृत्यु कब हुई। जो अज्ञेय जी हैं इनकी मृत्यु हुई थी 1987 में, 1987 में अज्ञेय जी की मृत्यु हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, चलिए वो भी जान लेते हैं, डेट भी जान लेते हैं। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। मृत्यु इनका 4 अप्रैल 1987 को हुई थी। ठीक है, इन्होंने कविता कहानी, ठीक है, कविता कहानी उपन्यास यात्रावृत्त निबंध गीति नाट्य ललित निबंध डायरी जैसे साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। बहुत ही शानदार कवि थे, बहुत ही शानदार लेखक थे। इसमें प्रश्न नंबर 28 आपका, अंधेरे में के रचनाकार हैं। तो अंधेरे में इसके जो रचनाकार हैं मुक्तिबोध जी हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29 आपका इसमें पूछा गया है, कौन सा कवि फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो मुक्तिबोध जी हैं ये फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, मुक्तिबोध का पूरा नाम था। तो इनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले अब इनका जन्म कब हुआ था ये भी जान लेते हैं। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 को हुई थी। ठीक है, प्रसिद्धि गतिशील कवि के रूप में है। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्धि है प्रगतिशील कवि के रूप में है। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य की स्वतंत्रतायोत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्ष व्यक्तित्व थे। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, नागार्जुन का वास्तविक नाम है। नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र।
बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 आपका इसमें पूछा गया है नागार्जुन किस धारा के कवि हैं। तो जो नागार्जुन है यह प्रगतिवाद, ठीक है, प्रगतिवाद धारा के कवि हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब नागार्जुन जी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, पूछा जाएगा। नागार्जुन जी का जन्म 30 जून को हुआ था 1911 में। मृत्यु इनकी हुई थी 5 नवंबर 1998 को। प्रगतिवाद विचारधारा के लेखक और कवि हैं। नागार्जुन ने 1945 ईस्वी के आसपास साहित्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखा, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है भस्मांकुर किसकी रचना है। भस्मांकुर जो रचना है यह मुक्तिबोध की रचना है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, जो भस्मांकुर है यह 1971 में लिखी गई थी और जो इनकी एक रचना है सतरंगे पंखों वाली ये 1959 में लिखी गई थी, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 34 है प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष प्रधान किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है नागार्जुन जी को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें अब यहाँ से 35 नंबर आपका स्टार्ट हो गया है प्रश्न, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 35 है पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है। तो इसके रचयिता चंद्रबरदाई थे। जो चंद्रबरदाई थे ये पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे, ठीक है। चलें ध्यान देंगे यहाँ पर पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। प्रश्न नंबर 36 है आपका रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। तो जो रामानंद जी हैं ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 37 है 37 नंबर अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले प्रश्न नंबर 38 आपको पूछा गया है रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो ये बिहारी जी हैं, ठीक है। इन्होंने बिहारी शतसई लिख करके हिंदी साहित्य में अमर हो गए, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 आपको पूछा गया है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है यह आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के बाद का समय है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है 41 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जान लीजिए। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ये, जो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी एक में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक लेखन के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है और 2013 से अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है, ठीक है। चले जो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, आप उन 22 भाषाओं में से किसी में भी, ठीक है, 22 भाषाओं में से किसी भाषा में भी अगर शानदार काम किया गया हो तो आपको साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा हो सकती है, हिंदी, उर्दू, ठीक है, मराठी, तेलुगु। चलें प्रश्न नंबर आपका 42 है 42 नंबर बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो जो बिहारी थे यह जय सिंह के, ठीक है, जय सिंह राजा के दरबारी कवि थे। सी ऑप्शन राइट है आपका। चले ध्यान देंगे यहाँ पर कविवर बिहारी जयपुर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। कविवर बिहारी का पूरा नाम बिहारी लाल चौबे था और उनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1595 में हुआ था। प्रश्न नंबर 43 है विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है। बताइए, मैथिली में, भोजपुरी, मगही, अवधी में, बताइए आप लोग।
बिल्कुल, विद्यापति पदावली की जो रचना है मैथिली में हुई है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया है, बिहारी किस प्रकार के कवि हैं? तो जो बिहारी हैं यह रीति सिद्ध कवि हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में बिहारी जी रीति सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये रीति काल के प्रतिनिधि कवि भी हैं। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 45 है, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए किसकी पंक्ति है? विद्यापति की, बिहारी लाल जी की, सूरदास जी की या तुलसीदास जी की? तो यह जो आपका पंक्ति है, ठीक है, यह पंक्ति है सूरदास जी की, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब चले की पॉइंट्स देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहारी सतसई कवि बिहारी की रचना है, यह मुक्तब काव्य है। इसमें 713 से 719 दोहे संकलित हैं। इसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहों का संकलन है। प्रश्न नंबर 47 है, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? ठीक है, कवि हैं। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था पूछता है, तो 30 जनवरी 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई थी। हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखन थे ये जयशंकर प्रसाद। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। प्रश्न नंबर आपका 49 पूछा गया, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? गारसा दत्तासी हैं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 आपका पूछा गया है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 51 आपका पूछा गया है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हिंदी छायावाद युग की महत्वपूर्ण स्तंभ महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फरखुर्राबाद में हुआ था। अपने काव्य में उपस्थित विरह वेदना और भावनात्मक गहनता के चलते ही उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 52 पूछा गया है, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? रीति सिद्ध काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं बिहारी हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए की पॉइंट्स में देखेंगे आप लोग। रीतिबद्ध काव्य धारा में केशव दास जी हैं, चिंतामणि जी हैं, त्रिपाठी हैं, कुलपति मिश्र हैं, देव जी हैं, भिखारी दास जी हैं, पद्माकर और मतिराम जी हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण कवियों को रखा जा सकता है रीतिबद्ध काव्य धारा में। प्रश्न नंबर 53 पूछा गया है, कमायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो जो कमायनी है इसमें प्रत्याभिज्ञा, ठीक है, प्रत्यभिज्ञा की दर्शन हुई है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, कमायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 54 पूछा गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था कितनी नामों में कितनी बार पे मिला था? ये कविता है, ठीक है, कितनी नामों में कितनी बार अज्ञेय जी की, और इसी कविता के चलते इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अब जो की पॉइंट्स है बहुत ही शानदार है, ध्यान से देखेंगे। अज्ञेय को उनकी कविता संग्रह आंगन के पार द्वार के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला था। ठीक है, अच्छा, आंगन के पार द्वार के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पूछता है साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको किस रचना के लिए मिला था? तो आंगन के पार द्वार के लिए। ठीक है, उनकी पुस्तक कितनी नामों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इनको 1978 में मिला था। सन भी पूछता है आपके एग्जाम में बाबू, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1983 में कविता के लिए भारत भारती पुरस्कार और स्वर्ण पुष्पांजलि पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
चलिए प्रश्न नंबर आपका 55 है, युगधारा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो नागार्जुन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 56 पूछा गया है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 57 आपका पूछा गया है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है, शोक गीत पूछा है, ठीक है, शोक गीत यानी दुख का गीत, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति को किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इसके बारे में जान लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा हिंदी साहित्य कविता के सर्वश्रेष्ठ शोक गीत सरोज स्मृति मानी गई है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरोज स्मृति को लिखी है, क्यों लिखी है, सरोज स्मृति शोक गीत उनकी पुत्री की याद में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 58 है, राम की शक्ति पूजा में किसकी उपासना की गई है, माता दुर्गा जी की, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 59 आपका पूछा गया है, महाप्राण की संज्ञा से विभूषित है, महाप्राण की संज्ञा से कौन विभूषित है, बताइए कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग अपनी कविताओं में अधिक करने के कारण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कवि कहा जाता है, जो कालांतर में उनका उपनाम बन गया। प्रश्न नंबर 60 है, विद्रोही कवि के रूप में विख्यात हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी विद्रोही कवि के रूप में विख्यात हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 61 है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद युग के कवि हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब ध्यान देंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म मृत्यु भी पूछता है। तो 20 मई सन 1900 में सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था। 28 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है सुमित्रा नंदन पंत। इस युग को यानी छायावाद युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राम कुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 62 है, केशव द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। केशव द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है, कौन सा काव्य ग्रंथ है इनमें से, जहांगीर जस चंद्रिका है, यशोधरा है, रसिक प्रिया या शिवराज भूषण, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल केशव द्वारा रचित जो काव्य ग्रंथ है रसिक प्रिया है, ठीक है। केशव द्वारा कितने काव्य रचे गए थे, ध्यान देंगे। रचनाएं केशव दास रचित प्रमाणिक ग्रंथ 9 हैं, कौन कौन से, रसिक प्रिया है, कवि प्रिया, नख सिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, विरह सिंह देव रचित, रतन बावनी, विज्ञान गीत और जहांगीर जस चंद्रिका। प्रश्न नंबर 63 आपका पूछा गया है, रामचंद्रिका में कांड की संख्या है। तो रामचंद्रिका में कांडों की संख्या 7 है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 पूछा गया, घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुजान हित है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 65 पूछा गया है, सुजान घनानंद की कौन थी। तो जो सुजान थी वो घनानंद की प्रेयसी थी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 66 है, घनानंद किस काल के कवि हैं। तो जो घनानंद जी हैं यह रीति काल के कवि हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 67 है, घनानंद की काव्य भाषा है। तो घनानंद की काव्य भाषा ब्रज भाषा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 68 है, विद्यापति किस काल के कवि हैं। तो जो विद्यापति हैं आदि काल के कवि हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 69 है, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के जो संपादक हैं अज्ञेय जी हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा ध्यान देंगे, यहाँ पर अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु
माना जाता है। प्रश्न नंबर 70 है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि कौन है भैया? अज्ञेय जी हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 71 आपका पूछा गया है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप अज्ञेय जी की रचना है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 72 पूछा गया, 72 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपका। चले, अज्ञेय जी को किस काव्य रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बताइए। अज्ञेय जी को अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, आपको याद है कि नहीं? बिल्कुल, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखिए सन भी पूछता है किस सन में मिला था। ठीक है, 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1978 में कितनी नावों में कितनी बार शीर्षक काव्य ग्रंथ पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ का सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 73 आपका पूछा गया है, जायसी का जन्म किस सन में हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म देखिए कहीं कहीं 1498 दिखाता है, कहीं कहीं 1477। ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे, कोई भी आपके ऑप्शन में दे सकता है। प्रश्न नंबर 74 आपका पूछा गया है, पद्मावत का कथानायक कौन है? पद्मावत का जो कथानायक है, कथानायक कौन है भैया? रतन सेन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 75 है आपका, पद्मावत की भाषा है। तो जो पद्मावत है इसकी भाषा बोलचाल की अवधि भाषा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये रहे साथियों आपके 75 क्वेश्चन। इसमें से साथियों लगभग आपके 100 क्वेश्चन से ज़्यादा ऊपर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने की पॉइंट्स भी आपको पढ़ाया। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है साथियों, जल्द ही मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।